हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए आज 17 जून 2026 आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं कि पहला न्यूज़ है G7 सम्मेलन, प्रधानमंत्री ने वैश्विक साझेदारी का नया मॉडल पेश किया। मोदी ने सबके लिए समता का हक मांगा। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। 2019 में फ्रांस के बियारिज में आयोजित 45वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी उनके वक्तव्य को प्रदर्शित करती है। मुख्य सुर्खियां विवरण। मुख्य शीर्षक, मोदी के सबके लिए समता का हक मांगा। G7 सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक साझेदारी का एक नया मॉडल पेश किया, जिसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चित्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान गंभीर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य प्रमुख उप शीर्षक, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मेरे बिना इजराइल कब का खत्म हो गया होता। ट्रंप, खाड़ी संकट, होर्मुज से आवाजाही शुरू होने में समय लगेगा। डेटा संकेत, सम्मेलन के दौरान अलग अलग वैश्विक मंचों और जलवायु संकटों पर हुए बैठकों से जुड़े आंकड़े जैसे बिंदु 02 या 03 साइड बार में हाईलाइट किए गए हैं। अगला न्यूज़ है, बीमा दस्तावेजों में कॉलम खाली छोड़ खेल रही है कंपनियां। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बीमा कंपनियों द्वारा की जा रही हेराफेरी और धोखाधड़ी के बारे में, जिसमें वे ग्राहकों के क्लेम या दावे या खारिज करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाई रही है। मुख्य बातें, महत्वपूर्ण विवरण। मुख्य विषय, क्लेम खारिज करने का नया खेल। बीमा कंपनी महंगी पॉलिसी बेचते समय आवेदन फॉर्म में जानबूझकर कुछ जरूरी कॉलम खाली छोड़ देती है। बाद में क्लेम के समय इन्हें खाली हिस्सों के आधार पर बनाकर नियम छुपाने का बहाना बनाकर ग्राहकों के दावे को खारिज कर दिया जाता है। शिकायतें या दबाना, कई गंभीर शिकायतें के कंपनियों केवल साधारण पूछताछ इंक्वायरी मानकर दर्ज करती है ताकि उनका आधिकारिक रिकॉर्ड न बने। IRDAI की सख्त कार्रवाई और जांच, 20 से अधिक कंपनियों पर जांच। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने ऐसी धोखाधड़ी करने वाली 20 से ज़्यादा बीमा कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी है। रुपये 1 करोड़ का जुर्माना, नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की शिकायतों को सही ढंग से दर्ज न करने पर नियामक के निशान रेनॉल्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वेबसाइटों की निगरानी, अब नियामक यह है कि जांच रहा है कि कंपनियों की वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज करने का स्पष्ट विकल्प मौजूद है या नहीं, ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो। स्वास्थ्य और वाहन बीमा में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे अधिक शिकायतें इसी सेक्टर से है। कंपनियां अस्पताल में भर्ती होने के बाद गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग या कैंसर के क्लेम को यह कहकर टाल देती हैं कि इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी। बीमा वाहन, व्हीकल इंश्योरेंस, दुर्घटना के बाद पुलिस में FIR दर्ज होने के बाद कंपनियां कानूनी दावपेच या तकनीकी खामियां निकालकर क्लेम रिजेक्ट कर देती है। अगला न्यूज़ है कि गॉल ब्लैडर कैंसर को नियंत्रित करने में नया जीन मदद करेगा। साइन टैक्स रिलेटेड है दोस्तों, GS3। आई पढ़ती न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। गॉल ब्लैडर पित्ताशय के कैंसर के इलाज से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज के बारे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के शोधकर्ताओं ने एक नए जीन की पहचान की है जो गॉल ब्लैडर के कैंसर को नियंत्रित करने में सहायक साबित हो सकता है। मुख्य बिंदु, नए जीन की खोज। शोधकर्ताओं ने NR4A1 नामक एक विशिष्ट जीन न्यूक्लियर रिसेप्टर की पहचान की है जो गॉल ब्लैडर कैंसर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्यूमर सप्रेसर, अध्ययनों से पता चलता है कि यह जीन गॉल ब्लैडर के कैंसर में बहुत कम डाउन रेगुलेटेड हो जाता है और इसे सक्रिय किया जाता है, तो यह कैंसर कोशिकाओं के फैलने और बढ़ने की गति को रोकने में मदद करता है। बायोमार्कर या दवाएं, इन जीन का उपयोग एक बायोमार्कर के रूप में किया जा सकेगा जो भविष्य में लक्षित थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और नई कैंसर रोधी दवाओं को विकसित करने में नई उम्मीद जगाता है। बीमारी उपचार से जुड़े अन्य तथ्य। गंभीरता, गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीजों में 5 वर्ष जीवित रहने की दर या सर्वाइवल रेट काफ़ी कम या 10% से भी कम होती है। कारण और लक्षण, पीट थेरेपी गैलस्टोन को इस कैंसर का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके शुरुआती लक्षणों में पेट दर्द और भूख न लगना शामिल है। इलाज के विकल्प, वर्तमान में इसके उपचार के लिए सर्जरी या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेपाल ने किसानों से भारतीयों का डाटा उड़ाया जा रहा है। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस कि नेपाल के किसानों के जरिए भारतीय के व्यक्तिगत डेटा की चोरी और उनसे होने वाली साइबर ठगी के बारे में चेतावनी देती है। नेपाल के किसानों में से भारतीयों का डाटा उड़ाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जालसाज चुराए गए इस डेटा का उपयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। फर्जी लोन या धोखाधड़ी, किसानों जाने वाले या उनसे जुड़े लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर जैसी संवेदनशील क्रेडेंशियल की चोरी की जा रही है। अपराधी इन दस्तावेज का गलत इस्तेमाल कर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। डिजिटल अरेस्ट, ठग खुद को पुलिस अपराधी या CBI या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं और वे पीड़ित को डराने के लिए वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें घर में ही डिजिटल रूप से बंधक बनाकर बड़ी रकम ऐंठते हैं। फर्जी बैंक खाते खोलना, चुराए गए आधार और पैन विवरण का उपयोग करके फर्जी नाम और पते पर बैंक खाते खोले जाते हैं। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी के जरिए कमाई गई काले धन को छिपाने या रूट करने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है।
हनी ट्रैप्स या ब्लैकमेलिंग, कसिनो या ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लोगों की निजी गतिविधियों और वीडियो कॉलिंग का उपयोग उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने के लिए किया जाता है। इसके बाद पीड़ित या उनके परिवारों को बदनाम करने की धमकी देकर जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन की जाती है। एक सीरीज के हथियारों और ड्रोन प्रशिक्षण से लेस हो रहे हैं युवा। खालिस्तानी आतंकवादी समूह प्रशिक्षित युवा विंग्स बना रहे। आए पति न्यूज के बारे में। खालिस्तानी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। मुख्य शीर्षक। एक सीरीज के हथियारों और ड्रोन प्रशिक्षण से लेस हो रहे युवा खालिस्तानी आतंकवादी समूह प्रशिक्षित युवा विंग बना रहे हैं। पाकिस्तान से बढ़ते संपर्कों ने जताई चिंता। विवरण। देश की सुरक्षा एजेंसियों खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी KLA के बढ़ते नेटवर्क, आधुनिक हथियारों की आपूर्ति और ड्रोन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेकर बेहतर मुस्तैद हैं। हालिया खुफिया इनपुट के अनुसार आतंकी गुट भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर एक खतरनाक प्रॉक्सी विंग तैयार करने की फिराक में है। NIA द्वारा अमृतसर में बड़ी कार्रवाई। मुख्य शीर्षक। अमृतसर में लश्कर आतंकी से जुड़े युवक की संपत्ति कुर्क। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या NIA ने एक राष्ट्रीय नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमृतसर के होली सिटी इलाके में एक आवासीय संपत्ति को कुर्क किया है। यह संपत्ति मुख्य आरोपी अंकुश कपूर के पिता के नाम पर पंजीकृत थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा LT के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और नशीले पदार्थों की तस्वीर से होने वाली काली कमाई का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग के लिए करता है। पार्टियों में टूट से लोगों की टूटता भरोसा। आए पढ़ते हैं न्यूज के बारे में। पार्टियों में टूट से लोगों का टूटता भरोसा। लेखक वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषण विजय त्रिवेदी। प्रकाशन तिथि 17 जून 2026। मुख्य विषय वस्तु। इस लेख में राजनीतिक दलों के भीतर होने वाले अंदरूनी टूट या दल बदल या सत्ता के लालच में नेताओं द्वारा अपनी पार्टी बदलने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। लेखक ने विश्लेषण किया है कि किस प्रकार इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादिताओं के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था या नेताओं के प्रति आम जनता मतदाताओं का विश्वास कम होता जा रहा है। सुपर अल नीनो से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। शीर्षक या मुख्य विषय। लेख में भूमध्य रेखीय प्रसाद महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने के कारण पैदा होने वाले सुपर अल नीनो जैसी गंभीर जलवायु स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। कृषि पर प्रभाव। अल नीनो के सक्रिय होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप खरीफ की फसल जैसे धान बुआई में देरी होती है, जल संसाधनों पर भारी दबाव आता है और खाद्यान्न उत्पादन में 10 से 15% तक की गिरावट आने की आशंका रहती है। मुख्य संदेश हाइलाइट्स टेक्स्ट। लेख में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। याद रखना जरूरी है कि सुपर अल नीनो केवल मौसमी घटना नहीं बल्कि समूचे आर्थिक और सामाजिक तंत्र की परीक्षा लेने वाली आपदा है। सुझाव या रणनीति। लेखक के अनुसार इस संकट से निपटने के लिए केवल कृषि मंत्रालय तक सीमित न रहकर खाद्य वितरण या जन स्वास्थ्य आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को मिलकर एक दीर्घकालिक या बहुआयामी रणनीति बनानी होगी। कृषि क्षेत्र में विविधता लाना, मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करना बेहद आवश्यक है। अब तो आत्मनिर्भर हो जाए भारत। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पढ़ते न्यूज के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। अब तो आत्मनिर्भर हो जाए भारत। इस लेख में भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, आयात निर्यात संतुलन और बुनियादी व आधुनिक आवश्यकताओं पर चर्चा की गई है। इस लेख में दिए गए मुख्य बिंदु पर विश्लेषण। मुख्य शीर्षक उपशीर्षक। अब तो आत्मनिर्भर हो जाए भारत। देश की स्वतंत्रता के समय रोटी कपड़ा मकान का अभाव था, लेकिन आज भारत इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। हालांकि वैश्विक संकटों जैसे युद्ध या महामारी को देखते हुए अब भारत को विशेष रूप से ऊर्जा, तकनीकी और रक्षा डिफेंस के क्षेत्रों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना अनिवार्य है। निर्यात बनाम आयात का ग्राफ। एक्सपोर्ट वर्सेज इंपोर्ट जो चार्ट दिया गया ग्राफ में देखें। वर्ष 2021 या 24 के बीच भारत के आयात इंपोर्ट और निर्यात एक्सपोर्ट को आंकड़ों को दर्शाता है। ऊपरी दाईं और एक ग्राफ या बार चार्ट दिया गया है जो 2021 या 24 के बीच आयात या निर्यात एक्सपोर्ट दर्शाता है। निर्यात से ज़्यादा हमारा आयात, आवर इंपोर्ट से हायर देन आवर एक्सपोर्ट। यह दर्शाता है कि भारत का व्यापार घाटा या ट्रेड डिफिसिट लगातार बना हुआ है, क्योंकि हम बाहर से के सामान मंगवाने या आयात करने पर अधिक खर्च कर रहे हैं और बाहर भेजने निर्यात करने में कम। प्रतिशत के आंकड़े और श्रेणियाँ। परसेंटेज ब्रेकडाउन। लेख के बीच में इंफोग्राफिक सर्कल दिए गए हैं जो अलग क्षेत्रों में भारत की स्थिति या आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। 44% आत्मनिर्भर भारत अब देश के हाथों में है। देश के भीतर घरेलू विनिर्माण, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ावा देने पर जोर। 80% आत्मनिर्भरता की राह पर कदम उठाना। रक्षा और भारी उद्योगों में तस्वीर तकनीकी अपनाने की आवश्यकता। 20% आत्मनिर्भर भारत सैन्य क्षेत्र के मामले में सैन्य साजो सामान के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। 40% आत्मनिर्भरता की राह पर रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने के लक्ष्य। 20% भारतीय युवाओं और कौशल विकास, युवाओं को आधुनिक तकनीकी में कुशल बनाने की आवश्यकता। बुनियादी और आधुनिक आवश्यकताएं। बेसिक या मॉडर्न पिलर्स। बुनियादी तरक्की, बेसिक प्रोग्रेस। रोटी खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। कपड़ा टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत का एक बड़ा उत्पादक निर्यात है। मकान, बुनियादी ढांचे और आवास निर्माण में देश तेजी से आगे बढ़ा है। आधुनिक मकसद या मॉडर्न ऑब्जेक्टिव। ऊर्जा, एनर्जी। भारत अभी भी अपनी ऊर्जा जरूरतों, कच्चे तेल के लिए बड़े पैमाने आयात पर निर्भर है। सौर और नवीकरणीय ऊर्जा, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना जरूरी है। रक्षा, डिफेंस। रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करके मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना मुख्य लक्ष्य है। कौशल स्किल। नई पीढ़ी को डिजिटल या AI आधुनिक औद्योगिक कौशल से लेस करना ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके। मुख्य लेख के विचार स्तंभ को डिस्कशन पॉइंट। ऊर्जा विकल्प जरूरी है। इसमें बताया गया है कि थर्मल और फॉसिल फ्यूल, कच्चा तेल
या कोयला की निर्भरता को छोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों से तेजी से विकसित करना है। निवेश ज़्यादा सुधारने की जरूरत, विनिर्माण या उद्योगों में घरेलू व विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नीतियों को और अधिक सुगम बनाने की वकालत की गई है। तकनीकी विकास की बुनियाद सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया है, क्योंकि भविष्य की पूरी अर्थव्यवस्था तकनीक पर टिकी है। बदलाव, ETF में निवेश के नए नियम नुकसान से बचाएंगे। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में डिटेल से। यह समाचार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में निवेश से जुड़े नए नियमों की घोषणा करता है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को अचानक होने वाली वित्तीय नुकसान से बचाना, लेकिन मुख्य बिंदु बदलाव का मुख्य कारण बाजार नियामक सेबी ने ETF की खरीद बिक्री के पुराने नियमों को बदल दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य असामान्य उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी के दौरान निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखना है। नए नियम शेयर, डेब्ट या कर्ज सोने से जुड़े ETF पर लागू होंगे। नई प्रणाली के मुख्य नियम, शेयर और डेब्ट ETF, यदि किसी शेयर में सर्किट लिमिटेड ऊपर या लोअर सर्किट लगती है तो ETF की खरीद बिक्री को 15 मिनट का रोक या कॉलिंग पीरियड लगाया जाएगा। इससे निवेशक घबराहट में गलत फैसले नहीं ले पाएंगे। गोल्ड ETF, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का व्यापार लगातार चलता रहता है, इसलिए शुरुआती सर्किट लिमिटेड खत्म होने के बाद भी इसे 3 या 5 मिनट तक अंतर पर बढ़ाया जा सकता है। क्या बदलाव? नए सिस्टम के तहत कीमतों की गणना बाजार की वास्तविक स्थिति लाइव मार्केट वैल्यू के अनुसार की जाएगी। निवेशक दिन के किसी भी समय सही पारदर्शी मूल्य पर ट्रेडिंग कर सकेंगे। कीमतों में अचानक होने वाले हेरफेर या बड़े उतार चढ़ाव पर लगाम लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू लेबनान पर गंभीर दिखाई। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी लेबनान पर हमला। पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। अमेरिका और ईरान शांति समझौता व्यवधान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता जिसमें होर्मुज जल मरुमध्य को खोलना शामिल है, हस्ताक्षरित होने के बेहद करीब था। ट्रंप का मानना है कि इस समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति आ सकती है। ट्रंप की नेतन्याहू को चेतावनी व नाराजगी। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान बेरूत पर हमला न करने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि नेतन्याहू में फैसले लेने की समझ नहीं है। नो जजमेंट और हमले की वजह से चल रही शांति वार्ता में देरी हुई है। चेतावनी के बावजूद इजरायली हमला। अमेरिकी चेतावनी और संभावित शांति समझौते के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर हवाई हमले जारी रखे और हालिया हमलों में दक्षिणी लेबनान में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। खबर के साथ बातचीत में 2 मुख्य तस्वीर दी गई हैं। बाईं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति डेजी वेंस हैं, जिन्हें इस समझौते के सिलसिले में बातचीत के लिए आगे रखा जा सकता है। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। रसोइयों की संपत्ति एक दिन में $336 अरब बढ़ी। पढ़ते न्यूज़ के बारे में। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में से एक ही दिन में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बारे में मुख्य बातें नीचे गई हैं। रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दुनिया के शीर्ष 500 रसोई की कीमतों में एक दिन में $336 अरब की भारी इजाफा हुआ। मुख्य कारण शेयर बाजार, विशेष रूप से टेक स्टॉक में आई तेजी और ईरान अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। कुल संपत्ति। इस उछाल के बाद ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इन अमीरों की कुल संपत्ति बढ़ाकर $13.3 ट्रिलियन हो गई है। एलन मस्क की संपत्ति में भारी उछाल। टेस्ला के शेयरों में 20% की तेजी आने से एलन मस्क की संपत्ति में अकेले $164 अरब जुड़ गए हैं। मस्क की कुल संपत्ति $1.27 ट्रिलियन हो गए हैं, जिसे वे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। दुनिया के शीर्ष अमीर लोगों की सूची नीचे दिए आंकड़ों के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है। पहला एलन मस्क $1.27 ट्रिलियन, लैरी पेज $314 बिलियन, सर्गेई ब्रिन $292 बिलियन और जेफ बेजोस $267 बिलियन, लैरी एलियंसन $247 बिलियन, माइकल ब्लूमबर्ग से $218 बिलियन, मार्क जुकरबर्ग $211 बिलियन। तरक्की दिला रही सोशिन सोच। आइए पढ़ते इस बारे के न्यूज़ पर। जापानी अवधारणा सोशिन के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। सोशिन क्या है? यह बौद्ध धर्म से जुड़ा एक जापानी विचार है। इसका अर्थ है कि शुरुआती सोच या इग्नस माइंड या बिगनर्स या माइंड्स यह तकनीक सिखाती है कि चाहे आप किसी काम को 10 साल से ही क्यों ना कर रहे हो, उसे हमेशा एक नए नज़रिए से देखिए। इसके मुख्य सिद्धांत या फायदे। खुला दिमाग। काम करते समय अपने दिमाग को पूर्वाग्रहों से मुक्त और खुला रखें। घमंड से दूरी। मन में यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ जानते हैं। जब हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। जिज्ञासा। हर काम में क्या और क्यों और कैसे जैसे सवालों पूछने की आदत डालें और यह आपको दूसरे से अलग बनाती है। बदलाव को अपनाना। यह सोच नई विचारों, आधुनिक तकनीकों को आसानी से अपनाने में मदद करती है। यह कहाँ उपयोगी है? व्यापार और कॉर्पोरेट जगत और लीडरशिप ट्रेनिंग, राजनीतिक और स्टार्टअप, शिक्षा, नर्सिंग, आर्ट, फैशन, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर। अब सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा कफ सिरप। सरकार ने दवा खरीद के नियम बदले हैं। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में।
अनिवार्य डॉक्टर की पर्ची। अब देश में कफ सिरप सहित किसी भी प्रकार की औषधि या सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्ची दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें अब बिना पर्ची के ओवर द काउंटर OTC नहीं खरीदा जा सकता है। इसको दोस्तों फार्मा या बायोटेक्स से जोड़ सकते हैं, साइंटेक्स से इस न्यूज़ को जोड़ सकते हैं। कानून में संशोधन। केंद्रीय स्वास्थ्य या परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स या रूल्स या 1945 के शेड्यूल के में बड़ा संशोधन किया है। इस अनुसूचित की छूट वाली श्रेणी से सिरप के शब्द को पूरी तरह हटाया गया है, जिससे इसकी खुली बिक्री पर रोक लग गई है। नियम का नाम, इसे ड्रग्स या 5वां संशोधन नियम 2026 नाम दिया गया है, जो राजपत्र के ऑफिशियल गेजेट्स में प्रकाशित होने की तिथि में लागू माना जाएगा। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई भी दवा विक्रेता बिना वैध या पर्ची के सिरप बेचता पकड़ा गया तो उसका दुकान लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम बदलने के मुख्य कारण दूषित सिरप की घटनाएं। पिछले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन के कारण बच्चों की मृत्यु के दुखद मामले सामने आए थे। इसके बाद से ही सिरप की शुद्धता और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग की जा रही थी। गलत इस्तेमाल और नशा रोकने। कफ सिरप में मौजूद कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जैसे तत्वों का इस्तेमाल युवाओं द्वारा नशे या मानसिक मतिभ्रमण के लिए किए जाने की शिकायत मिल रही है। सॉफ्ट और सेल्फ मेडिकेशन पर रोक। आमतौर पर लोग खांसी होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप पी लेते हैं, जिससे अस्थमा या निमोनिया या टीबी जैसे गंभीर अंदरूनी बीमारियों के लक्षण छिप जाते हैं। साइड इफेक्ट। डायबिटीज से पहले DNA देगा संकेत। अखबार के दाएं और दी गई छोटी रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही टाइप 2 डायबिटीज के बारे में शोधकर्ताओं ने नई खोज की है। वैज्ञानिक का मानना है कि बीमारी के बाहर लक्षण दिखने से कई सालों पहले ही कि शरीर DNA में होने वाले बदलाव इसका संकेत दे सकते हैं। खान पान, तनाव, शरीर की निष्क्रियता इन जीनों के बदलाव को काफी हद तक प्रभावित करती है। आइए इस न्यूज़ बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। ये साइंस टेक से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। GS3 से इसके रिलेक्स कर सकते हो। डॉक्टर से बोले बिना डॉक्टर की सलाह खांसी का सिरप लेना है खतरनाक। आई पढ़ते इस न्यूज़ पर और डिटेल्स एनालिसिस साइंस टेक से रिलेटेड। बिना डॉक्टर्स के परामर्श के कफ लेने खांसी के गंभीर खतरों की रेखांकित करते हैं। यह लेख विशेष बिना पर्ची OTC के सिरप खरीदने के प्रवृत्ति बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव के बारे में चेतावनी देता है। बिना सलाह कफ सिरप लेना क्यों खतरनाक है। लक्षण बीमारी में अंतर। डॉक्टर के अनुसार खांसी या कफ आने पर कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह फेफड़े, सांस की नली, एलर्जी जैसी अन्य बीमारी के एक लक्षण सिम्टम्स है। दवा का गलत प्रभाव। बाजार में विभिन्न प्रकार की कफ सिरप जिनमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और कोडीन जैसे तत्व शामिल है, बिना समझे इसका सेवन किया जाता है, जो मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र और सांस की प्रक्रिया बुरा तरह असर डालता है। बच्चों के लिए गंभीर चेतावनी। 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सख्त मनाही है। लेख में डॉक्टर द्वारा स्पष्ट सलाह दी गई है कि 4 साल से छोटे बच्चों को भी कभी भी कफ सिरप नहीं देना चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चों के अंगों या शरीर की प्रणाली पूरी तरह विकसित न होती है, जिसे कफ सिरप देने पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ या अन्य घातक शारीरिक नुकसान हो सकते हैं। केमिस्ट या एसोसिएशन की अपील और नियम। बिना पर्ची प्रेस्क्रिप्शन के दावे न दें। केमिस्ट एसोसिएशन ने सभी मेडिकल स्टोर संचालक से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर्स की पर्ची के भी ग्राहकों को कफ सिरप न बेचें। अचानक जांच। NBT रियलिटी चेक। रिपोर्ट में किए गए गुप्त रियलिटी चेक में पाया गया कि कुछ मेडिकल स्टोर अभी बिना डॉक्टर की पर्ची की आसानी से कफ सिरप दे रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। समान चिकित्सा सूचना एवं सुझाव। मेडिकल विजुअल विवरण। अखबार की तस्वीर दावा की बोतलें या प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की पर्ची लेते हुए हाथ और एक बच्चे को चम्मच से सिरप पिलाने का चित्र दिखाया गया है, जो सीधे तौर पर दवा के उपयोग को दर्शाता है। सटीक जांच। हमेशा ध्यान रखें कि बाजार से कोई भी दवा खरीदते समय उसके फिजिकल लेवल एक्सपायरी डेट या डोज को स्वयं अच्छी तरह से दोबारा जरूर जांच लें। संभावित कारण। डिफरेंशियल डायग्नोसिस। खांसी कई अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी, अस्थमा, श्वसन तंत्र संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया। सुरक्षित उपचार ट्रीटमेंट ऑप्शन। बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप लेने के बजाय निम्न विकल्पों को अपनाना सुरक्षित माना जाता है। गुनगुने पानी या सेवन। गले की खराश या खांसी को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हल्का गर्म पानी पिए। भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन। बंद नाक या छाती के कफ को ढीला करने के लिए सादे पानी की भाप लें। और डॉक्टर की परामर्श। यदि एक खांसी या 3 या 4 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है तो तुरंत किसी योग्य चिकित्सक या डॉक्टर से अपनी जांच कराएं और उनके द्वारा लिखी गई सही दवा ही लें। आपके DNA में छिपे हैं डायबिटीज के शुरुआती संकेत। ये भी साइंटेक्स या बायोटेक से रिलेटेड है दोस्तों। GS3 से रिलेटेड है। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। नए स्टडी में दया या जीवन शैली या खानपान का असर जीन के काम करने के तरीके पर पड़ता है। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। DNA में छिपे डायबिटीज के शुरुआती संकेतों पर आधारित एक नई वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में जानकारी देती है। जीवन शैली खानपान के सीधा असर हमारे जीवन के काम करने के तरीके पर पड़ता है। लेखक के मुख्य बिंदु। डायबिटीज के शुरुआती संकेत। नए स्टडी के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज होने के महीनों या सालों से ही हमारे DNA में कुछ विशिष्ट बदलाव होने की शुरू हो जाते हैं, जिन्हें शुरुआती संकेत माना जा सकता है। अध्ययन की जानकारी। यह रिसर्च ये प्रतिष्ठित लाइसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। इसके अनुसार केवल आनुवंशिक जेनेटिक्स के कारण ही नहीं, बल्कि खानपान और फिजिकल एक्टिविटीज का भी जीन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रोकथाम और मदद। इन DNA संकेतों को पहले ही पहचान भविष्य में बीमारी के खतरे का आकलन किया जा सकता है।
जिससे समय रहते जीवन शैली में बदलाव कर डायबिटीज से बचा जा सके। डायबिटीज मधुमेह से जुड़े सामान्य लक्षण। यदि आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज के लक्षण को लेकर चिंतित है तो आमतौर पर निम्नलिखित बदलाव देने को मिलते हैं। अत्यधिक प्यास या बार बार पेशाब पाना। शरीर में शुगर का असर बढ़ने पर किडनी उसे बाहर निकालने में कोशिश करती हैं, जिससे बार बार पेशाब आता है और प्यास लगती है। बिना कारण वजन कम होना। इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे वसा या मांसपेशियों को जलाने लगता है। थकान या कमजोरी की कोशिकाओं को पर्याप्त ग्लूकोज ऊर्जा न मिलने के कारण लगातार थकान महसूस होती है। नियंत्रण बचाव के समान उपाय। डायबिटीज के जोखिम को कम करने और इसे नियंत्रित रखने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ डायबिटीज इन तीनों प्राथमिकता उपायों को सलाह देते हैं। संतुलित आहार। अपने भोजन में रिफाइंड शुगर या कार्बोहाइड्रेट को कम करें। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज शामिल करें। नियमित व्यायाम। प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट की तेजी वॉक या शारीरिक व्यायाम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में बेहद मददगार होता है। नियमित स्वास्थ्य जांच। यदि परिवार में पहले से ही किसी को डायबिटीज या पारिवारिक इतिहास तो समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल और HbA1c टेस्ट कराते रहें। मां के दूध में यूरेनियम पर DAE बोला परमाणु गतिविधियों से नहीं है लिंक। प्रतिश न्यूज़ के बारे में छोटी सी न्यूज़ है, बायोटेक से रिलेटेड है। बिहार के कुछ जिलों में मां के दूध में पाए जाने गए यूरेनियम के अंश और उस पर परमाणु ऊर्जा विभाग DAE व भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में है। DAE का मुख्य बयान। परमाणु गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। प्राकृतिक प्रक्रिया। DAE BARC ने स्पष्ट किया है कि भूजल, मिट्टी या जैविक नमूनों में यूरेनियम की आंशिक मात्रा का मिलाना पूरी तरह से एक प्राकृतिक भूगर्भीय या जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। लीकेज की बात खारिज। इसे किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान या रेडियोलॉजिकल या रिसर्च लीकेज से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से गलत है। नियमित निगरानी। देश की सभी परमाणु या इकाई परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के कड़े नियमों के तहत काम करती हैं। क्या यह यूरेनियम के सुरक्षा मानक या स्टैंडर्ड WHO का मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पीने के पानी में यूरेनियम की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय है। AERB का मानक। भारत में AERB ने रेडियोलॉजिकल आकलन के आधार पर इसकी सीमा 60% प्रति लीटर तक निर्धारित की है। बिहार अध्ययन के आंकड़े। बिहार के प्रभावित जिलों जैसे भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा के नमूने में अधिकतम मात्रा 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई थी। शिशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव। DAE के अनुसार मां के दूध में पाया गया यह तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और वैज्ञानिक मॉडलिंग की जोखिम से काफी नीचे नेग्लिजिबल है। उपलब्ध वैज्ञानिक शोध के अनुसार यूरेनियम के इतने कम स्तर के बच्चों या कैंसर या किडनी की बीमारी या शारीरिक विकास में रुकावट जैसी गंभीर समस्याओं से नहीं जोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टर और वैज्ञानिक के मुताबिक नवजात शिशुओं की सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए माताओं को स्तनपान जारी रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखना चाहिए। इंजन संबंधी दिक्कत में फंसा जगुआर समस्या के स्वदेशी समाधान की तलाश में एयरफोर्स। ये भी साइंटेक्स से रिलेटेड है जो आई पढ़ती समझ। भारतीय वायुसेना के जगुआर के लड़ाकू विमान के इंजन से जुड़ी समस्या और उनके स्वदेशी समाधान की खोज के बारे में आज जानते हैं। मुख्य बिंदु। मुख्य समस्या। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक क्षमता वाला विमान जगुआर इंजन संबंधी दिक्कतों विशेषकर अल्टरनेटर या नामक अहम पार्ट के समय से पहले खराब होने से जूझ रहा है। वायुसेना का कदम। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी कंपनियों से समाधान और स्वदेशी तकनीक विकसित करने की अपील की है। अल्टरनेटर का महत्व। यह जगुआर के रोल्स रॉयल्स या MK811 या एडोर MK811 इंजनों का अहम हिस्सा है। इसके बार बार फेल होने से विमान की उपलब्धता और क्षमता पर असर पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति कि वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 29 मिराज 2000 और 36 राइफल, 118 जगुआर और 270 सुखोई 30 और MKI विमान है। जगुआर विमानों को वर्ष 2030 से चरणबद्ध तरीके फेजल माइनस से सेवा से बाहर रिटायर करने की योजना है। US के राष्ट्रपति ने कहा लेबनान पर जिम्मेदार बने इस्राइल। मैं ना होता तो इस्राइल नहीं होता। G7 से ट्रंप की नेतन्याहू को 2 टूक। पीएम का संदेश। दुनिया संसाधनों की नहीं, भरोसे की कमी सबसे बड़ा संकट। पॉलिटिक्स रिलेटेड है। आई पढ़ते न्यूज़ के बारे में। भू राजनीति के शिखर सम्मेलन में G7 से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित है। मुख्य सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल पर बड़ा बयान। मुख्य हेडलाइंस में लिखा है मैं ना होता तो इजराइल नहीं होता या इसराइल नहीं होता। G7 से ट्रंप के नेतन्याहू को 2 टूक। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा G7 सम्मेलन के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर दिए गए तीखे बयान का जिक्र है। साथ ही अमेरिका दोबारा लेबनान के मुद्दे पर इजराइल को जिम्मेदार बनने की बात कही गई है। परमाणु डील पर चर्चा
साइड पैनल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं जताई गई है कि इसके पास कभी परमाणु हथियार एटम बम नहीं होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश। निचले हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर के साथ सुर्खी में है। पीएम मोदी के शब्द, दुनिया में संसाधनों की नहीं, भरोसे की कमी है। सबसे बड़ा संकट यह पीएम मोदी का विश्व मंच पर दिए गए संदेश को रेखांकित करता है। शिखर सम्मेलन के हल्के या फुल्के फल। वैश्विक नेताओं जैसे इमैनुअल मैक्रोन और अन्य नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात से बातचीत मजेदार किस्सों में प्रस्तुत किया गया। समुद्री मार्ग नाविकों के लिए सुरक्षित रहने चाहिए मोदी। आई पढ़ते पॉलिटिक्स रिलेटेड है, आई पढ़ते के बारे में, या IR से रिलेटेड है। एवियन फ्रांस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। एवियन फ्रांस आयोजित यह 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए महत्वपूर्ण बातचीत को दर्शाती है। मुख्य खबरें विवरण। समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर जोर। मुख्य सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन की आउटरीच सत्र में यह कड़ा संदेश दिया है कि समुद्री मार्ग नाविक के लिए सुरक्षित रहने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वैश्विक समुद्री व्यापार से जुड़े नाविकों को बिना किसी डर या खतरे के अपना काम करने का माहौल मिलना चाहिए। भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा। यह बयान ओमान की खाड़ी स्टेट ऑफ मुल्क में एक मर्चेंट जहाज पर अमेरिकी सैन्य हमले के दौरान 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत की पृष्ठभूमि में आया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इस मुद्दे को उठाते हुए संघर्ष को कारण होने वाले मानवीय आर्थिक नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। द्विपक्षीय वार्ता। तस्वीर के साथ छपी रिपोर्ट में G7 सम्मेलन से इस दोनों वैश्विक नेताओं के बीच लगभग 16 महीने बाद पहली बार आमने सामने सीधी द्विपक्षीय बातचीत तय की गई, जिसमें पश्चिमी एशिया संघर्ष, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक टैरिफ और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पाकिस्तान समर्थित आतंकी गिरोह के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। आई पढ़ते हैं इस बारे में। पाकिस्तान समर्थित गिरोह के साथ संदिग्ध की गिरफ्तार के बारे में। दिल्ली NCR को दहलाने की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया। 7 संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पाकिस्तान समर्थित आतंकी और संगठित अपराध गिरोह ने 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विदेशी हेडलाइन। यह गिरोह के विदेश में बैठे अखाओं के इशारे पर दिल्ली NCR के टारगेट किलिंग, लक्षित हथियारों और जबर वसूली को अंजाम देने की फिराक में था। बरामदगी और जांच। हथियार और ड्रग्स। आरोपियों के पास से अवैध अत्याधुनिक हथियार, 41 कारतूस, मोबाइल फोन और एक SUV कार बरामद की गई हैं। इसके साथ डिजिटल सबूत मिले हैं जो पाकिस्तानी स्थित अकाउंट से उनके संबंध दर्शाते हैं। स्थानीय गैंग के तरफ से जांच में संकेत मिले हैं कि गिरोह की भूरिया या गुंजर जैसे स्थानीय गैंग्स के जरिए दिल्ली NCR में अपनी आपराधिक गतिविधियों को फैला रहा है। ये संपादकीय न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ये ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जनसत्ता से लिया गया है न्यूज़ को। आई पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस। मानव संसाधन और कौशल विकास, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देश की करीब 65% आबादी या 35 वर्ष से कम आयु वर्ष की है। यदि इस युवा शक्ति में बुनियादी कौशल का भी विकास किया जाए तो आर्थिक वृद्धि में को नई गति मिल सकती है। आई पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। संपादकीय ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। मानव संसाधन कौशल विकास। इस लेख में भारत की युवा आबादी, कौशल विकास और देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका पर चर्चा की गई है। युवा आबादी की ताकत। देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि इस युवा शक्ति को बुनियादी कौशल स्किल सिखाई जाए तो आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों जैसे प्राथमिक कृषि, द्वितीय उद्योग और तृतीयक सेवा में रोजगार और विकास काफ़ी हद तक मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। श्रम बल, वर्कफोर्स का विवरण। रोजगार के लिहाज से भारत का लगभग 43% कार्यबल आज भी प्राथमिक क्षेत्र या कृषि और संवर्धित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2025 से 26 में भारत का श्रम बल 143 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें कार्यशील वायु वर्ग की हिस्सेदारी करीब 67% होगी। सेवा और IT क्षेत्र का योगदान। प्रौद्योगिकी और IT क्षेत्र में देश में प्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार पैदा कर रहे हैं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO के माध्यम से भारत को भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। चुनौतियाँ। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच काफ़ी असमानता देखी जाती है। इसके अलावा अधिकांश मामलों में उद्योगों की आवश्यकता युवाओं की योग्यता के बीच एक बड़ा अंतर या स्किल गैप मौजूद है। महिला कार्यबल। देश में महिला कार्यबल की भागीदारी अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाना आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। सरकारी पहल। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की गई ताकि युवा को रोजगार के लिए नए अवसरों के लिए तैयार किया जा सके। लक्ष्य की दृढ़ता। यह भी संपादकीय न्यूज़ है। आई पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। ये जनसत्ता से लिया गया दोस्तों न्यूज़ है। आई ये संपादकीय न्यूज़। लक्ष्य निर्धारण की महत्ता और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति की महत्वपूर्ण समझना। लेख के अनुसार जीवन में केवल ध्यान या प्रसिद्धि कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे कार्य चुनना भी चाहिए जिससे आत्मसंतुष्टि मिले। महत्वपूर्ण बिंदु। लक्ष्य का मत। मानव जीवन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है और दृढ़ता या प्रयास। लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में आलस्य या बाधाएं और चुनौतियां आएगी, लेकिन एक दृढ़
संकल्पित व्यक्ति हार नहीं मानता, पुनः प्रयास करता रहता है। संतुष्ट सर्वोपरि। युवाओं को केवल दूसरों की देखा-देखी या केवल पैसा कमाने के लिए करियर नहीं चुनना चाहिए। लक्ष्य ऐसा हो जो आंतरिक खुशी और मानसिक संतोष दें। अभिभावकों की भूमिका माता-पिता को बच्चों पर अपनी इच्छाएँ थोपने के बजाय उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग और एक स्वरूप वातावरण देना चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना ही तक। अगले दिन देखेंगे अगली न्यूज़। थैंक यू।